हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया था। लेसन नंबर 2 चल रहा था। लेसन नंबर 2 का नाम हमारा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के जो घटक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर हमारा 4th है। लेक्चर नंबर 3 से हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 2 का हमने सिर्फ एक लेक्चर पढ़ा है। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंक्रीट के घटक कौन कौन से होते हैं, उनका थोड़ा हम संक्षिप्त परिचय जाना था। फिर दोस्तों हम जाने थे सीमेंट के घटक तथा उनका प्रकार, मतलब सीमेंट के घटक कौन कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में हम जाने थे। उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, लव ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्षार, सोडा या पोटाश आदि इनके हम घटक कितना % होता है सीमेंट में, इनकी मात्रा और फिर इनका कार्य क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और लेसन नंबर 2 का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है सीमेंट के रासायनिक संगठन तथा जल योजन क्रिया। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगी सीमेंट के रासायनिक संगठन तथा जल योजन क्रिया। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक है। इसको समझते हैं। इंग्लिश में कहें तो केमिकल कंपोजिशन एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये हमारा पहला टॉपिक है। सीमेंट के रासायनिक संगठन तथा जल योजन क्रिया, केमिकल कंपोजिशन एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, सीमेंट बनाने के लिए लिखते हैं पहले, फिर इसको एक एक पॉइंट समझते हैं। सीमेंट बनाने के लिए उसके संगठक मुख्यतः क्या होता है, चूना व मृत्तिका को उचित अनुपात में मिलाकर स्लरी स्लरी जिसे घोल कहते हैं। तो सीमेंट बनाने के लिए उसके संगठक मुख्यतः चूना व मृत्तिका को उचित अनुपात में मिलाकर जिसे घोल कहते हैं। अब इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले घोल बनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। अब इस घोल को घोड़ी भट्ठी में पकाया जाता है। लिखते हैं, अब इस घोल को
घोड़ी भट्ठी में पकाया जाता है, पहले क्या किया जाता है, पहले स्लरी बनाया जाता है, मतलब घोल बनाया जाता है। घोल में क्या होता है, घोल में चूना व मृतिका को उचित अनुपात में मिलाकर घोल बनाया जाता है। अब इस घोल को किसमें, घोड़ी भट्ठी में पकाया जाता है, जिसमें निस्तापन की क्रिया होती है, जिसमें निस्तापन की क्रिया होती है। सबसे पहले घोल बनाया जाता है, घोल को घोड़ी भट्ठी में ले जाया जाता है। फिर उस जब घोड़ी भट्ठी में ले जाएगा तो उसमें निस्तापन की क्रिया होती है। फिर निस्तापन के फलस्वरूप क्लिंकर, इंग्लिश में भी क्लिंकर बनते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले घोल बनाएंगे, घोल को घोड़ी भट्ठी में ले जाएंगे, घोड़ी भट्ठी में फिर निस्तापन की क्रिया होगी, निस्तापन के फलस्वरूप क्लिंकर बनते हैं। क्लिंकर में जो यौगिक बनते हैं उन्हें BOGs कंपाउंड्स कहते हैं। इसको समझ लेते हैं कि पहले यहाँ तक हमने क्या लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले घोल बनाएंगे, घोल से फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे दोस्तों घोड़ी भट्ठी में ले जाएंगे। घोड़ी भट्ठी में निस्तापन होगा, क्या होगा, निस्तापन होगा, तो फिर क्या बनेगा, क्लिंकर बनेगा। निस्तापन के फलस्वरूप क्लिंकर बनेगा और क्लिंकर के बाद जो कंपाउंड बनता है उसे बॉगस कंपाउंड कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है, जो हमारे कंपाउंड बनते हैं उसे ली चैटलियर व टेडोनियन ने इन यौगिकों को, ये जो बॉगस कंपाउंड है इसको ली चैटलियर और टर्नबोन ने इन यौगिकों को एलाइड, बेलाइड, सेलाइड व फिलाइड के नाम से दिया। देख लेते हैं जो हमारा क्लिंकर के फलस्वरूप जो कंपाउंड बनेगा वो कौन कौन से कंपाउंड बनेगा। तो लिखते हैं इसे, ली चैटलियर, इंग्लिश में ली चैटलियर व टोन बोम, टोन बोम ने इन यौगिकों को एलाइड को C3S, एलाइड को क्या कहते हैं, C3S, बेलाइट इसको कहते हैं C2S और सेलाइट इसको कहते हैं CA3 व फेलाइट
व फेलाइट C4AF के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है, के संक्षिप्त नाम दिया। तो यही बात था। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले घोल बनाते हैं। घोल को किसमें, घोड़ी भट्ठी में ले जाते हैं। घोड़ी भट्ठी में ले जाएंगे तो निस्थापन की क्रिया होगी। निस्थापन क्रिया के फलस्वरूप क्लिंकर बनता है। क्लिंकर में जो यौगिक बनते हैं उसे एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट कहते हैं। तो इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो यौगिक का नाम, रासायनिक शोध, लघु नाम और संक्षिप्त नाम, जो एलाइट, बेलाइट और सेलाइट, फेलाइट होता है, इनको किन किन नामों से और इनका सूत्र क्या क्या होता है, पूरा हम चार्ट देखते हैं जिससे और हमारा सही से समझ में आ जाए। तो हम इसका दोस्तों चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यौगिक का नाम। सबसे पहले लिखेंगे यौगिक का नाम, फिर इस साइड लिखेंगे रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, और लिखेंगे लघु नाम, लघु नाम, और फिर लिखेंगे संक्षिप्त नाम, और फिर लिखेंगे संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम लिखेंगे। तो ये हमारा इतना चार्ट तैयार हुआ। रासायनिक सूत्र, लघु नाम, और फिर पहला होगा हमारा यौगिक का नाम। यौगिक का नाम है दोस्तों ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसको दोस्तों रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, 3CaOSiO2। ये हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का नाम है। लघु नाम, इसको लघु नाम तो आपको 100% याद होना चाहिए, C3S। और इसको क्या संक्षिप्त नाम कहते हैं, एलाइट, एलाइट। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, एलाइट है। और फिर इधर दोस्तों नाम क्या है, डाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। और इसका जो हमारा फार्मूला है 2CaOSiO2। बस इसमें क्या है, ट्राई है तो 3 है, इसमें डाई है तो 2CaOSi2 ना। फार्मूला वही है, बस 2 और 3 का अंतर है। ट्राई है तो 3 और डाई है तो 2। और इसी प्रकार इसका नाम भी है, डाई है तो C2S। ठीक है दोस्तों, इसका जो हमारा नाम होगा बेलाइट, बेलाइट, बेलाइट। ये हमारा एलाइट हो गया, फिर बेलाइट हो गया। और तीसरा जो होगा, तीसरा हमारा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा 3CaOAl2O3। इसका होगा C3A, C3A होगा, इसका होगा SELITE, सेलाइट, SELITE, सेलाइट। एलाइट हो गया, बेलाइट हो गया और सेलाइट हो गया। इसी प्रकार चौथा होगा टेट्रा कैल्शियम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इसका जो हमारा फार्मूला होता है 4CaOAl2O3 Fe2O3। इसका ये फार्मूला किसका, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इसको शॉर्टकट में कहें या फिर लघु नाम कहें
तो C4AF होगा। क्या होगा? C4AF होगा। और इसको कहते हैं FeLITE, फेलाइड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमारा यौगिक का नाम, रासायनिक सूत्र, लघु नाम और फिर संक्षिप्त नाम। इसका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaOSI2 C3S और इसको कहते हैं एलाइड। इसी प्रकार डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaOSiO2 H2C2S बेलाइट। और इसी प्रकार ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaL2O3 3Ca और सेलाइड इसको कहते हैं। इसी प्रकार फिर है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, इसको कहते हैं 4CaOAl2O3 Fe2O3, इसको कहते हैं C4AF, इसको कहते हैं फेलाइड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको चार्ट समझ में आया होगा, एलाइड, बेलाइड, सेलाइड और फेलाइड का। अब जो हमने हेडिंग क्या डाल दी थी, पहले जल योजन क्रिया। आप समझते हैं जल योजन क्रिया क्या होती है। अब दोस्तों हम देखेंगे जल योजन हाइड्रेशन क्या होता है। हेडिंग होगी हमारी जल योजन। जल योजन हेडिंग होगी हमारी हाइड्रेशन। ये क्या होता है इसको हमारी समझते हैं कि हाइड्रेशन क्या होता है। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो यह क्रिया जल योजन कहलाती है। जल योजन कहलाती है। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया जल योजन कहलाती है। सीमेंट की 70% से 80% तक 70% से 80% तक सामर्थ्य C2S तथा C3S यौगिक के कारण होती है। यौगिक के कारण होती है। ये हम जल योजन जान रहे हैं कि जल योजन क्या होता है। तो जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जल योजन क्रिया कहलाती है। सीमेंट की 70 से 80% तक सामर्थ्य हमारी C2S तथा C3S यौगिक के कारण होती है। C2S और C3S क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। C2S को कहते हैं बेलाइट और इसको C3S को कहते हैं एलाइट। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। C3S को कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और C2S को कहते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो अब इतना जल योजन क्या होता है समझ में आया होगा दोस्तों। जल योजन मतलब जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो वही हमारा जल योजन कहलाता है। अब हम देखेंगे जल योजन क्रिया के मुख्य लक्षण क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि जल योजन क्या होता है कुछ मुख्य लक्षण देखेंगे, नहीं तो जो हमारा इसका विस्तार रहेगा वो लेसन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रेशन जल योजन क्या होता है। अब दोस्तों देखेंगे हमारी जो हेडिंग होगी जल योजन क्रिया के मुख्य चरण। जल योजन के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? सिर्फ दोस्तों इसमें मुख्य चरण जानेंगे, इनका विस्तार हम लेसन नंबर 3 में जानेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले
सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड इसको कहें तो C4AF का जल योजन होता है। सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले C4AF, मतलब इसको कहें तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का जल योजन होता है। इनका जल योजन लगभग एक दिन में पूरा हो जाता है। जो हमारा C4AF का होता है जल योजन, वो एक दिन में पूरा हो जाता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है इसके बाद ट्राई कैल्शियम। इसके बाद क्या? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसको कहें शॉर्टकट में C3S, जो सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, का जल योजन होता है। इसका जल योजन लगभग एक सप्ताह में इसके काफी बड़े भाग का जल योजन हो जाता है। सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का लगभग एक दिन में हो जाता है। इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S वो जो सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है का जल योजन है। इसका जल योजन लगभग एक सप्ताह में इसके काफ़ी बड़े भाग का जल योजन हो जाता है। तीसरा है दोस्तों, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S के
जमा की दर बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी होती है। यह क्रिया लगभग वर्षों तक चलती है, जबकि 28 दिन के बाद इसकी दर बहुत धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। ये सबसे पहला हम पढ़ रहे थे कि जलयोजन क्रिया के मुख्य चरण, 3 चरण में हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है जो मेन था। सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड C4F का जलयोजन होता है। इनका जलयोजन लगभग 1 दिन में पूरा हो जाता है। फिर है इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है का जलयोजन होता है। इसका जलयोजन लगभग 1 सप्ताह में इसके काफ़ी बड़े भाग का जलयोजन हो जाता है। और तीसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S के जमाव की दर बहुत धीमी होती है। यह क्रिया लगभग वर्षों तक चलती है, जबकि 28 दिन के बाद इसकी दर बहुत धीमी हो जाती है। तो 3 स्टेप में हमने जलयोजन की क्रिया के मुख्य लक्षण जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही ये हमारा जलयोजन क्रिया हाइड्रेशन समाप्त हुआ। अब दोस्तों हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, सीमेंट के परीक्षण। तो सीमेंट के परीक्षण कितने होते हैं, पहले हमारी हेडिंग होगी सीमेंट के परीक्षण। सीमेंट के परीक्षण हमारे 2 होते हैं, एक होता है स्थलीय परीक्षण और एक होता है प्रयोगशाला परीक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थलीय परीक्षण। सीमेंट के प्रयोगशाला कितने होते हैं, सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण हमारे 2 होते हैं, एक होता है स्थलीय, एक होता है प्रयोगशाला परीक्षण। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थलीय परीक्षण देखेंगे, फिर उसके बाद प्रयोगशाला परीक्षण देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्थलीय परीक्षण। सीमेंट के स्थलीय परीक्षण, सीमेंट के स्थलीय परीक्षण, सीमेंट के स्थलीय परीक्षण, ये हमारी हेडिंग होगी। इसको इंग्लिश में कहें तो फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट। किसके लिए, सीमेंट के लिए स्थलीय परीक्षण। सबसे पहले हम स्थलीय परीक्षण समझ लेते हैं। स्थलीय परीक्षण क्या होता है, वह परीक्षण जो हम स्थल पे करते हैं, मतलब जहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पर जाकर हम सीमेंट लेकर परीक्षण करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्थलीय परीक्षण कहलाता है। स्थलीय परीक्षण मतलब समझ लीजिए कि लगभग जो भौतिक परीक्षण होता है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा स्थलीय परीक्षण कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले परीक्षण में करेंगे रंग का। तो हेडिंग होगी हमारी दोस्तों रंग। रंग में हम इसका परीक्षण करेंगे कि रंग असाधारण पोर्टलैंड सीमेंट का रंग विशेष प्रकार का हरा धूसर ग्रे होना चाहिए। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का रंग विशेष प्रकार का हरा धूसर ग्रे
हरा धूसर ग्रे होना चाहिए, होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हरा धूसर ग्रे होना चाहिए। सबसे पहला परीक्षण हमारा क्या है? रंग का। ये हमारा कैसा होना चाहिए? धूसर ग्रे होना चाहिए। ये सबसे पहला परीक्षण स्थली है। फिर दूसरा है दोस्तों महीनपन। दूसरा परीक्षण क्या पढ़ेंगे? दूसरा परीक्षण पढ़ेंगे महीनपन। दूसरा परीक्षण पढ़ेंगे महीनपन। देखते हैं ये परीक्षण क्या होता है। सीमेंट महीन पिसा होना चाहिए। सीमेंट महीन पिसा होना चाहिए। सीमेंट महीन पिसा होना चाहिए। छूने से इसका पता लग जाता है। दूसरा परीक्षण हमारा क्या है? दूसरा परीक्षण दोस्तों महीनपन का है। तो महीनपन का पता कैसे लगाएंगे? हम जब सीमेंट का छुएंगे तो वो जो हमारा महीन रहे उसे पता चल जाए, तो महीनपन का परीक्षण कर लेते हैं। तो पहला हमने क्या सीखा? पहला रंग का सीखा। तो रंग हमारा कैसा होना चाहिए? रंग हमारा धूसर ग्रे होना चाहिए। फिर दूसरा परीक्षण महीनपन। सीमेंट महीन पिसा होना चाहिए। छूने से इसका पता लग जाना चाहिए। अब दोस्तों हम तीसरा देखेंगे। हमारा तीसरा है हमारा ताप का। ताप का हमारा तीसरा है। तीसरा हमारा परीक्षण है दोस्तों ताप है। तो ताप देखते हैं हम। ताप का परीक्षण, ताप के द्वारा सीमेंट का परीक्षण कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सीमेंट के ढेर में हाथ डालने पर ठंडक का अनुभव होना चाहिए। ठंडक का अनुभव होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सीमेंट पुराना हो सकता है अथवा इसमें मिलावट है। तो ताप का परिवर्तन कैसे करें? सीमेंट के ढेर में जब हाथ डालने पर ठंडक का अनुभव होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सीमेंट क्या हो सकता है? पुराना है या फिर इसमें कुछ न कुछ मिलावट है। तो हमने ताप का ये देखा। अब दोस्तों अगला जो हम परीक्षण देखेंगे पानी में जांच। अगला जो हमारा परीक्षण क्या है? पानी में जांच। पानी में जांच ये हमारा अगला परीक्षण है कि पानी में जांच कैसे करेंगे उसके द्वारा सीमेंट का। तो देखते हैं पानी से भरी बाल्टी में मुट्ठी भर सीमेंट डालने पर यह तली पर बैठ जाना चाहिए।
यह जाना चाहिए यदि सीमेंट तैरता रहता है, यदि सीमेंट तैरता रहता है तो इसे अस्वीकार कर देना चाहिए, इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। ये दोस्तों पानी में जांच कैसे करेंगे? पहले एक बाल्टी पानी भरे रहेंगे, उसमें से एक मुट्ठी ले जाकर सीमेंट डालेंगे। यदि सीमेंट नीचे तली पर बैठ जाती है तो हमारा सीमेंट सही है। यदि सीमेंट तैरता रहता है तो समझ लीजिए कि हमारे सीमेंट क्या है, बेकार है। तो उसे क्या करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। फिर ढेलों की उपस्थिति, अगला जो हमारा होगा ढेलों की उपस्थिति होगा। अगला जो हमारा परीक्षण है ढेलों की उपस्थिति। तो हेडिंग होगी ढेलों की उपस्थिति। ढेलों की उपस्थिति, ढेलों की उपस्थिति देखते हैं इसके कैसे करते हैं। सीमेंट में कोई नमी नहीं होनी चाहिए, सीमेंट में कोई नमी नहीं होनी चाहिए। नम वायु के संपर्क में आने पर इसमें छोटे ढेले पड़ जाते हैं। यदि यह ढेले अंगूठे के दाब से न टूटे तो सीमेंट सेट माना जाता है। ऐसा सीमेंट बेकार होता है। सीमेंट में कोई नमी नहीं होनी चाहिए। नम वायु के संपर्क आने पर इसमें छोटे ढेले पड़ जाते हैं। यदि यह ढेले अंगूठे के दाब से ना टूटे तो सीमेंट सेट माना जाता है। ऐसा सीमेंट बेकार माना जाता है। मतलब उसमें जो ढेला नहीं होना चाहिए, यदि ढेला उपस्थित है तो मान लीजिए कि उसमें नमी है, और नमी है तो फिर हमारा सीमेंट बेकार है। तो हमने इतना देख लिया है। सबसे पहले हमने देखा रंग का, तो हमारा सीमेंट का रंग कैसा होना चाहिए, हरा रंग धूसर ग्रे होना चाहिए। महीनपन, सीमेंट महीन होना चाहिए, इसको छूने से पता लगना चाहिए। और ताप, सीमेंट के ताप डालने पर ठंडक का अनुभव होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सीमेंट पुराना हो सकता है, तो इसमें मिलावट है। पानी में जांच, पानी से भरी बाल्टी मुट्ठी भर डालने पर यह तली बैठ जाना चाहिए। यदि सीमेंट तैरता रहता तो इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। ढेलों की उपस्थिति, सीमेंट में कोई नमी नहीं होना चाहिए। नम वायु के संपर्क आने पर इसमें छोटे ढेले पड़ जाते हैं। यदि ढेले अंगूठे के दाब से न टूटे सीमेंट सेट माना जाता है, सीमेंट बेकार माना जाता है। अब हम दोस्तों देखेंगे अगला जो हमारा है खुरदरापन। अगला जो हमारा परीक्षण किसका है, खुरदरापन है। अगला हमारा है खुरदरापन। तो हेडिंग होगी खुरदरापन। जो अगला हमारा हेडिंग है खुरदरापन। सीमेंट को
उंगलियों सीमेंट को उंगलियों से मसलने पर यह चिकना लगना चाहिए। यह सीमेंट को क्या चाहिए? चिकना लगना चाहिए। यदि खुरदरेपन या मोटेपन है, ऐसे सीमेंट में बालू मिली होती है। सीमेंट में उंगलियों के मसलने पर यह चिकना लगना चाहिए। यदि खुरदरेपन या मोटेपन है तो सीमेंट में बालू मिली है। फिर दोस्तों अगला जो हमारा है मिलावट की जांच। अगला जो हमारा क्या है? मिलावट की जांच। देखते हैं ये हमारा मिलावट की जांच कैसे करते हैं। मुट्ठी भर सीमेंट लेकर उसको लोहे की प्लेट में रख कर 20 मिनट तक गर्म करें। मिलावटी सीमेंट गर्म होने पर अपना रंग बदल लेता है। अब इसको समझते हैं। मिलावट की जांच। हमको क्या करना है कि यदि देखते हैं कि सीमेंट में मिलावट तो नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, मुट्ठी भर सीमेंट लेकर उसके लोहे की प्लेट में रख कर 20 मिनट तक गर्म करें। मिलावटी सीमेंट गर्म होने पर अपना रंग बदल देगा। यदि मिलावट नहीं है तो हमारी ग्रे धूसर रहेगी और मिलावट है तो उसमें रंग बदल देगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पूरा देखा कि स्थलीय परीक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने रंग देखा, महीनपन देखा, ताप, पानी में जांच, ढेलों की उपस्थिति, खुरदरापन और मिलावट की जांच देखा। तो दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने पहले हाइड्रेशन जाना और हाइड्रेशन के कुछ चरण जाना, फिर हमने सीमेंट के स्थलीय परीक्षण जाना। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।